अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट ज्यामिति जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 6 का नाम है। ठीक है, किसको कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। आपने फुटबॉल का मैदान देखा ही होगा, शायद खेला भी हो। यह तो हमें पता है कि खेल शुरू होने के पहले फुटबॉल को मैदान के ठीक बीच रखते हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आमने सामने रहते हैं। एक टीम एक तरफ तथा दूसरी टीम दूसरी तरफ। मैदान में दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं, जैसा कि आप चित्र 1 में देख रहे हैं। यह बीच में रखे फुटबॉल के बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। इस चित्र में देखते हैं जो ये फुटबॉल रखा है उसके बराबर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान के आमने सामने रहते हैं तथा एक दूसरे की टीम की तरफ रहते हैं तथा दूसरी टीम दूसरी तरफ रहते हैं। मैदान में दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं। दोनों तरफ गोल पोस्ट होते हैं, जैसा कि आप चित्र 1 में देख रहे हैं। यह बीच में रखी फुटबॉल के बराबर दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, फुटबॉल के मैदान की मानक लंबाई 120 मीटर तथा मानक चौड़ाई 90 मीटर होती है। हालांकि खेल तो कितनी भी बड़े मैदान में पर हो सकती है। मैदान में खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ पर अपनी भूमिका अनुसार फैले रहते हैं। हालांकि खेलते समय वे मैदान में हर जगह जा सकते हैं। दिए गए चित्र 2 में हम दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शुरुआती स्थिति देख सकते हैं। इस साइड जो है वो टीम ए है और इस साइड जो है वो इस साइड में जो है वो टीम ए है और ये साइड टीम बी का साइड है। और हम दोनों टीमों को खिलाड़ियों की शुरुआती स्थिति देख सकते हैं तथा चित्र के बाएं ओर भाग में टीम बी है तथा दाएं भाग में टीम ए है। फुटबॉल मैदान के ठीक मध्य बिंदु पर है। ठीक मध्य बिंदु पर क्या है? फुटबॉल मैदान पर मध्य रेखा जो दोनों टीमों को अलग अलग करती है खींची रहती है। ये मध्य रेखा खींची रहती है। इसके लंबवत एक खड़ी रेखा खींची होती है। इसके लंबवत एक खड़ी रेखा खींची होती है। फुटबॉल का मैदान 4 भागों में बट जाएगा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। हमने ऐसा करके चित्र 3 बनाया है। चित्र 3 बनाया है। चित्र में मैदान के बाईं ओर टीम ए के खिलाड़ी और दाईं ओर टीम बी के खिलाड़ी हैं। बाईं ओर टीम ए के खिलाड़ी, ये जो टीम ए के खिलाड़ी हैं की शुरुआती स्थिति क्या होगी? कि शुरुआती स्थिति को चित्र 3 में देखते हैं। A1, A2, A3, A4 ऐसा करके दर्शाया गया है A10 तक। ठीक है, टीम ए की खिलाड़ियों की स्थिति को कहाँ पर खिलाड़ी है 1, 2 से लेकर पूरा 11 तक दर्शाया गया तथा दाईं और टीम बी के खिलाड़ियों की शुरू में स्थिति B1 से लेकर B11 तक दर्शाया गया है। B1, B2, B3, B10 ऐसे करके दर्शाया गया है स्थिति को खिलाड़ियों की। आप देख सकते हैं कि दोनों गोलकीपर सबसे पीछे गोल पोस्ट के पास हैं। उसके बाद पुल बैक जो गोल पोस्ट से लगभग 20.25 मीटर आगे है। फिर मिडफील्डर है जो 40-45 मीटर आगे है। दोनों गोलकीपर पीछे साइड है। हाँ, हम देख सकते हैं ये गोलकीपर है। हाँ? गोलकीपर, ये भी गोलकीपर है, पीछे साइड में है। आगे दिया हुआ है
कि जो गोल पोस्ट से लगभग 20.25 आगे है। ठीक है, फिर मिडफील्डर है जो 20-40-45 मीटर आगे है। मिडफील्डर 40-45। ठीक है, ठीक मध्य रेखा के पास दोनों तरफ के फॉरवर्ड अपनी अपनी ओर स्थित है। ठीक मध्य रेखा के मध्य बिंदु के ऊपर अपने अपने स्थित है। टीम ए वाले और टीम बी वाले में से एक एक पर्सन क्या है, मध्य बिंदु फुटबॉल के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, हम बाईं ओर यानी टीम ए की दिशा को ऋणात्मक दिशा व दाईं ओर की टीम बी को धनात्मक दिशा के मानेंगे। उनकी स्थिति को इंगित करने के लिए हम मध्य बिंदु से गुजर रही रेखाओं से उनकी दूरी का इस्तेमाल करेंगे। गोलकीपर दोनों तरफ मध्य बिंदु से 55 मीटर दूर है। दोनों तरफ, यहाँ पर भी 55 मीटर दूर है, यहाँ पर भी 55 मीटर दूर है, लेकिन ये माइनस में है क्योंकि ए को हम माइनस में ले रहे हैं, बी को प्लस में ले रहे हैं, किंतु आड़ी रेखा पर स्थित है। आड़ी रेखा पर स्थित है, अतः इन्हें 55 0 व ऋण 55 0 से निरूपित करेंगे। इसी तरह टीम ए के फुल बैक आड़ी रेखा के ऊपर के भाग में मध्य रेखा के से ऋण 35 टीम बी और टीम बी का धन 35 रेखा पर डटे हैं। आड़ी रेखा के इस तरफ ऋण 35 है और बी साइड में धन 35 रेखा पर डटे हैं। टीम ए ने 3 पुल बैक रखे हैं, 1 2 और 3, है ना। टीम बी ने 4 पुल बैक रखे हैं, 1 2 3 4 रखे हैं। ये सभी बीच की रेखा के ऊपर की ओर जिसे हम रेखा की ऊपर की ओर है जिसे हम धनात्मक मानेंगे और नीचे की ओर है जिसे हम ऋणात्मक मानेंगे। लेकिन धनात्मक किसके लिए और ऋणात्मक किसके लिए वो देखते हैं। टीम ए के 3 पुल बैक ऋण 35 ऋण 20 ऋण 35 0 और ऋण 35 ऋण 20, एक और ऋण 35 और धन 20 है। ऋण 35 धन 20, ऋण 35 0 और ऋण 35 ऋण 20 पर स्थित है। इसी तरह टीम बी के धन 35 धन 30 धन 35 धन 15 धन 35 ऋण 15 और धन 35 ऋण 30 पर स्थित है। सोचें एवं चर्चा करें। अब आप भी दोस्तों के साथ मिलकर मैदान में फैले हुए दोनों टीमों के बाकी खिलाड़ियों की स्थिति पता कर उनके बिंदु लिखिए। चित्र 3 की तरह करके देखें। वॉलीबॉल के मैदान में के नेट को मध्य रेखा मानकर, जैसे फुटबॉल उसी तरह से वॉलीबॉल के मैदान में नेट को मध्य रेखा मानकर, क्या है वॉलीबॉल में क्या होता है, नेट बीच में रहता है, जाली बीच में रहता है, खिलाड़ी दोनों तरफ नेट के आर पार रहते हैं और जो बॉल रहता है उसको पास किया जाता है इस तरफ और इस तरफ से बॉल को पास किया जाता है हाथ से इस तरफ, है ना। तो ये जो नेट रहता है उसी ही मध्य बिंदु मानकर ठीक बीचों बीच एक लंबवत रेखा खींचिए तथा इसके काटान मध्य बिंदु से सभी खिलाड़ियों की स्थिति पता कीजिए। इसी प्रकार से क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज की स्थिति को मध्य बिंदु पर एक आड़ी रेखा के लंबवत एक रेखा खींचकर खिलाड़ियों की स्थिति को दर्शाइए व उन बिंदुओं को लिखिए।
आइए एक और उदाहरण से किसी तल पर रखी वस्तुओं की स्थिति पता लगाते हैं। आप कभी अपने शहर या कस्बे के सिनेमा घरों में कोई फिल्म देखने गए होंगे। क्या आपको याद है कि आपने अपनी सीट कैसे ढूंढी थी? कुछ सिनेमा घरों में कुर्सी की पंक्तियाँ ABCD आदि नाम देकर प्रत्येक पंक्ति की कुर्सी को क्रमांक 1, 2, 3, 4 दे दिया जाता है। इस तरह सभी कुर्सियों को कोई न कोई नाम जैसे A1, A2, B4, C11, C19, D14 मिल जाता है। मान ले किसी बड़े सभा कक्ष में आड़ी और खड़ी कतारों में कुर्सियाँ रखी हुई है। आड़ी में और खड़ी में कुर्सियाँ रखी हुई है। आप सभा कक्ष के ठीक बीच वाली कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक बीच वाली कुर्सी पे आप बैठे हैं। तो आपके मित्रों के बैठने की जगह कहाँ है यह आपको पता है। तो यह उन्हें कैसे बताएंगे? आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके नीचे एक आड़ी पट्टी है जो सभा कक्ष के बाएं से दाएं किनारे तक गई है। आप जिसमें बीच में बैठे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि उसके नीचे एक आड़ी पट्टी है जो सभा कक्ष के बाएं से दाएं किनारे तक गई है। यह पट्टी सभा कक्ष के फर्श को 2 हिस्सों में बांटती है, आपके सामने का हिस्सा और आपके पीछे का हिस्सा। इससे आप सभा कक्ष की कुर्सियों के बारे में पता कर सकते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। जैसे आपके सामने की कुर्सियाँ, पीछे की कुर्सियाँ और पट्टी के ऊपर रखी कुर्सियाँ यदि ऐसी ही है। एक और पट्टी आपकी कुर्सी के नीचे से गुजरती हो जो पहली पट्टी से लंबवत हो। आप सभा कक्ष के सामने से पीछे तक जाती हो तो यह पट्टी भी सभा कक्ष को 2 हिस्सों में बांटेगी, आपके दाईं ओर का हिस्सा और आपके बाईं ओर का हिस्सा। इसी तरह कुर्सियों के बारे में बताने के लिए भी आपके पास कुछ नई बात होगी। जैसे आपके दाईं ओर की कुर्सियाँ, आपके बाईं ओर की कुर्सियाँ और इस खड़ी पट्टी के ऊपर रखी कुर्सियाँ बता सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सभा कक्ष का समतल फर्श 4 हिस्सों में बट गया है। हाँ, हम देखेंगे कि देखो ये मध्य बिंदु है, ये 4 हिस्सों में बट गया है, सामने आगे पीछे रेखा से, है ना। इसके साथ साथ कुर्सियों भी 4 हिस्सों में बट गई है। कुर्सियों के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आड़ी और खड़ी पट्टियों पर भी कुर्सियाँ रखी हुई हैं जो चारों हिस्सों को अलग अलग करती है, उनमें शामिल नहीं है। ठीक है। पिछली कक्षाओं में आपने संख्या रेखा का उपयोग किया है। यहाँ भी उसकी सहायता लेंगे। मान लें आपकी कुर्सी के नीचे जाने वाली आड़ी खड़ी पट्टियाँ 2 संख्या रेखाएं हैं जो एक दूसरे के लंबवत है और एक दूसरे को वहाँ काटती है जहाँ आपकी कुर्सी रखी है। यानी सभा कक्ष के ठीक बीच में आपकी कुर्सी ही वह जगह है जहाँ दोनों को संख्या रेखाओं का शून्य है। तो अब इस आड़ी पट्टी पर आपके दाईं ओर रखी कुर्सियों को क्रमशः +1, +2, +3, +4 आदि पर रखी गई कुर्सियाँ तथा बाईं ओर रखी कुर्सियों को -1, -2, -3, -4 आदि पर रखी कुर्सियाँ कह सकते हैं। चित्र की सहायता से आप बता सकते हैं कि आपके बाईं ओर जो रखी हुई है कुर्सियाँ उसको आप -1, -2, -4 ऐसे बोल सकते हैं और आपके दाईं ओर जो कुर्सियाँ रखी है उसे आप 0 के ऊपर से +1, +2, +3 आप बोल सकते हैं।
इसी तरह खड़ी पट्टी पर आपके सामने और पीछे की कुर्सियों को क्रमशः +1 +2 +3 और -1 -2 -3 -4 की कुर्सियाँ कह सकते हैं। क्या हम सभा कक्ष में रखी कुर्सियों की कतारों को भी नाम दे सकते हैं? यदि हम कुर्सियों की खड़ी कतारों को स्तंभ तथा आड़ी कतारों को पंक्ति कहें तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुर्सी के नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी एक स्तंभ है जो आड़ी संख्या रेखा के शून्य से गुजरती है। आपकी दाईं ओर के सभी स्तंभ आड़ी संख्या रेखा के क्रमशः +1 +2 +3 +4 आदि से गुजरते हैं। इन्हें हम +1 स्तंभ +2 स्तंभ -3 स्तंभ कहेंगे। इसी तरह बाईं ओर के स्तंभों को क्रमशः -1 स्तंभ -2 स्तंभ -3 स्तंभ कहेंगे। आपकी कुर्सी के नीचे से जाने वाली खड़ी पट्टी को क्या कहेंगे? स्पष्ट है, इसे आप 0 स्तंभ 0 स्तंभ कहेंगे, क्योंकि ये रेखा क्या है? शून्य की रेखा है। इस वजह से ये वाली रेखा को आप दोनों तरफ से ही शून्य है, तो इस रेखा को आप कहेंगे कि 0 स्तंभ है। ठीक इसी तरह आड़ी पट्टी शून्य पंक्ति और इसके ऊपर की पंक्तियाँ +1 +2 +3 पंक्तियाँ तथा नीचे की पंक्तियाँ -1 -2 -3 पंक्तियाँ कहलाएंगी। आपके मित्र ABCD और E सभी आपके पास हॉल के बीच में ही खड़े हैं और उन्हें अपने लिए निर्धारित कुर्सियों पर जाना है। उनके स्थान चित्र 4 में दिखाए गए हैं। आइए उन्हें उनकी जगह बताएं। एक स्थान है स्तंभ 2 पंक्ति 3 पर रखी कुर्सी। स्तंभ 2 स्तंभ पंक्ति, ये स्तंभ है। स्तंभ 2 और पंक्ति 1 2 3, तो ए का स्थान ये होगा। ठीक है, स्तंभ से 2 और पंक्ति से 3, तो ए का स्थान ये रहा। बी का स्थान उसी प्रकार से स्तंभ 2 पंक्ति ऋण 2, स्तंभ 2 पंक्ति ऋण 2, मतलब कि नीचे की तरफ जाना है उसे, तो बी का स्थान ये रहा। उसके बाद सी का स्थान स्तंभ ऋण 3, स्तंभ ऋण 3 तरफ जाना है। ये माइनस वाला पंक्ति है ना, तो ये 1 2 3 इसमें जाना है और पंक्ति ऋण 3 पर रखी है। पंक्ति भी ऋण 3 में, इस वाले पंक्ति में ऋण 3 1 2 3, तो ये है सी का स्थान। उसी प्रकार से डी का स्थान स्तंभ ऋण 4, स्तंभ ऋण 4 इस तरफ जाना है। 1 2 3 4, हाँ ये क्या है? ऋण 4 और 0 पर रखी कुर्सी, इसी 0 लाइन पे रखी कुर्सी, तो डी का क्या हो गया स्थान? ये ऋण 4। ठीक है, उसी प्रकार से ई का स्थान स्तंभ 0, स्तंभ 0 और पंक्ति 2 पर, पंक्ति 2 पर ये रहा ई का स्थान। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। सोचे और चर्चा करें। आपकी कुर्सी किस जगह पर है? हमारी कुर्सी, हम अपना कुर्सी कहाँ पे मध्य में बैठे हैं, तो हमारी कुर्सी स्तंभ 0 और पंक्ति 0 पर है। ठीक है, करके देखें। एक बगीचे में आड़ी और खड़ी कतारों में पौधे लगे हुए हैं। उन्हें स्तंभों और पंक्तियों में दर्शाया गया है। LMNOP क्रमशः नींबू, आम, संतरे और पपीते के पौधों को प्रदर्शित करते हैं। नींबू लेमन, आम मैंगो, संतरे ऑरेंज और पपीते पपाया, ठीक है, के प्रदर्शित करते हैं। तो उनके स्थान स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिखे। पौधे हैं, स्तंभ और पंक्ति है। नींबू +1 स्तंभ +3 पंक्ति। नींबू कहाँ है? नींबू को मतलब कि लेमन। एल कहाँ पर है? ये रहा, एल यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे स्थित है?
स्तंभ करना क्या है, उनके स्थान स्तंभ और पंक्ति के रूप में लिखें। नींबू, आम, संतरा और पपाया। नींबू क्या है, लेमन। लेमन किस में है, स्तंभ 3 धन 3 और पंक्ति ऋण 2। स्तंभ धन 3 और पंक्ति ऋण 2 में है। आम, मैंगो कहाँ पे है, स्तंभ 1 2 3 माइनस में है ना, -3 में और स्तंभ पंक्ति 0 में। यहाँ पर एक और मैंगो है क्या, हाँ यहाँ पे एक और मैंगो है, ये इसमें स्तंभ 1 और -1 है ना, स्तंभ -1 और पंक्ति +2 में, 1 2 में है ना। उसी प्रकार से लेमन, देखो लेमन यहाँ पे एक और है, तो स्तंभ 1 और पंक्ति 1 2 3 में, प्लस में था दोनों, इस वजह से ऐसा लिखा था। उसके बाद संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ है, स्तंभ 1 2 प्लस में 2 और 1 2 प्लस में 2 ऊपर जा रहा है ना पंक्ति में। उसी प्रकार से ऑरेंज और है क्या, हाँ ऑरेंज और है, ये रहा। इस पंक्ति में 0, सॉरी स्तंभ में 0 और पंक्ति में 1 2 ऋण 2 लिख सकते हैं। फुटबॉल के मैदान के चित्र 3 को देखें, देखकर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। क्या दिया हुआ है, खिलाड़ी है। फुटबॉल से खिलाड़ी की दूरी कितने बाएं और दाएं चले, खिलाड़ी से की स्थिति, इसको चित्र 3 को देख करके हमें बताना है। ऊपर के उदाहरणों में आपने यह देखा कि एक तल पर रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति 2 परस्पर लंब रेखाओं की सहायता से बताई जा सकती है। इस विचारधारा से गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की उत्पत्ति हुई। इस आधार में निर्देशांक ज्यामिति की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं से हम आपको परिचित कराएंगे। किसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे को।